नमस्कार। आज महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की तरफ से नागपुर विभाग के अंतर्गत जिला चंद्रपुर द्वारा अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। वेबिनार का मेन शीर्षक, हमारे आज के वेबिनार का शीर्षक है नारी है उम्मीद की किरण। नारी है उम्मीद की किरण। आज के गरिमामय समारोह में उपस्थित हिंदी प्रेमी प्राध्यापकगण एवं मेरे हिंदी प्रेमी सभी इष्ट मित्र, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हुए कि गुजरा हुआ समय जो है और वर्तमान समय हमें बहुत कुछ सिखाकर और दिखाकर गया है। उस परम पिता परमात्मा के आगे, उनके बनाए हुए सत्ता के आगे हम सभी आज प्रकृति के सामने बेवस्त और लाचार दिखाई देते हैं। प्रकृति को अपनी मुट्ठी में समझने वाला मनुष्य अब समझ गया है कि उससे कोई जीत नहीं सकता है। इसके ऊपर मैं दो पंक्तियां कहती हूँ। रंग मौसम का हरा था पहले, पेड़ ये कितना गहरा था पहले, जो नया है वो पुराना होगा, क्योंकि जो पुराना है वो नया था पहले, क्योंकि जो पुराना है वो नया था पहले। समय का खेल कुछ ऐसा ही होता है। आज हम कोविड की वजह से एक दूसरे से वेबिनार के माध्यम से देश विदेश से जुड़े हुए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। इसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिल रहा है। इसलिए मैं आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय संस्कृति की अवधारणा है वसुधैव कुटुंबम, वसुधैव कुटुंबम, अर्थात कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि सारी पृथ्वी हमारी परिवार जैसी है। भारतीय परंपरा में अतिथि देवो भव, अर्थात मैडम मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबळे सर, राज्य कार्य अध्यक्ष, राज्य के अध्यक्ष है। आज के आभासी मंच पर आपका सर मैं शब्द सुनने के द्वारा स्वागत करती हूँ, जिनका हमेशा हमें मिलता रहता है। स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात राजा तो राज्य में ही महत्व पाता है, लेकिन विद्वान का आदर हर जगह होता है। वैसे ही हमारी आज के कार्यक्रम की माननीय प्राध्यापक फिरोजा कुरैशी मैडम उपस्थित है। उनका मैं अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज के कार्यक्रम के राज्य सचिव रेवना सर, उनका भी मैं सर। आज के कार्यक्रम के राज्य के अध्यक्ष जो है हमारे सामने, राज्य कार्य अध्यक्ष प्राध्यापक सुंदर, आपका भी सर मैं आभासी मन से स्वागत करती हूँ। सभी की तरफ से आपको देती हूँ सर। नारायण कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर DM बेरीवाल सर, उपस्थिति हमारे सामने है। उनका भी मैं अपने मन से स्वागत करती हूँ। तथा गुरु नानक शिक्षक है, प्राध्यापक गण है और मैडम के जितने भी फिलोसफर मैडम के जितने भी कजिन है, मेरे सर मैडम टीचर सभी का मैं इस आभासी मंच से मैडम स्वागत करती हूँ। राज्य कार्य के समस्त स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम अध्यक्ष हमारी डॉक्टर डोमकावले सर, नागपुर विभाग के मैडम, उनका भी शब्द सुनने से मैं स्वागत करती हूँ इस मंच पर। नागपुर विभाग के मार्गदर्शक अजय रुखियाना सर, प्राध्यापक पटले सर, उनका भी मैं आभासी मंच से स्वागत करती हूँ। नागपुर विभाग की उपाध्यक्ष अनिता वानखेड़े मैडम, बीसेन मैडम, उनका भी स्वागत करती हूँ। प्राध्यापक बीसेन खैरवाल सर तथा असरती सर, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। अध्यक्ष हमारे नागपुर विभाग की मानी मैडम, आपका भी मैं मैडम स्वागत करती हूँ इस मंच पर। इसी प्रकार से नागपुर जिला की मार्गदर्शक प्राध्यापक वासवानी मैडम का भी मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। नागपुर जिला नागपुर जिला के अध्यक्ष हमारे जावेद सर, जो समय पर हम सभी का मार्गदर्शन मैडम हम सभी को राह दिखाते रहते हैं, उनका भी मैं आज स्वागत करती हूँ। नागपुर जिले के कार्यकारी सदस्य का मेरे विभाग की तरफ से आप सभी को स्वागत है। वर्धा जिला अध्यक्ष प्राध्यापक सुनीता देवी मैडम तथा समस्त सदस्यगण हमारे कार्यकारिणी, उन सबका वर्धा जिले सभी का मैं स्वागत करती हूँ। गोंदिया जिले की हमारी अध्यक्ष दर्शना बोरकर मैडम तथा उनके सभी सदस्य, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, जितने भी कार्यकारिणी है, सभी का मैं इस मंच पर स्वागत करती हूँ मैडम। तथा चंद्रपुर से भारतीय सरकार में स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित है हिंदी प्रेमी प्राध्यापक वृंद, इष्ट मित्र, सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले, जो नहीं भी दिखाई दे रहे, जिनका नाम नहीं ले सकते, फिर भी मैं उन सभी के साथ
जो उन सभी को कर जोड़ के करती हूँ। सबसे पहले मैं सरस्वती की वंदना करती हूँ, कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। जैसे बोला जाता है कि ईश्वर का नाम लेके कार्य किया जाए तो सारे कार्य सफल होते हैं, इसलिए माँ सरस्वती की वंदना में ऐसे ही दीप प्रज्वलित ऐसे समय मन हृदय में झंकार है, प्रेम की बौछार है, हृदय में झंकार है, प्रेम की बौछार है। तेरी रहमत से माँ भारती सबको विद्या का अधिकार है, तेरी रहमत से माँ भारती सबको विद्या का अधिकार है। तेरे शरीर में दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है, मन से मिलता है अंधेरा, तुझसे उजालों का संसार मिलता है, तुझसे उजालों का संसार मिलता है। स्वागत गीत के लिए मैं सुमा सिन्हा को आमंत्रित करती हूँ। सुमा सिन्हा यहाँ प्रेजेंट है? हाँ है, अभी ज्वाइन किया मैंने। सुमा, आप स्वागत गीत गाइए। हाँ ठीक है, मैं शुरुआत करती हूँ। ठीक है बेटा, शुरू करो। सुंदरम मन भावनम तव स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य स्वागतम। सुंदरम मन भावनम तव स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य स्वागतम। आपका स्वागत महोदय, हृदय की श्रद्धा समर्पित। आपका स्वागत महोदय, हृदय की श्रद्धा समर्पित। स्नेह बंधन शक्ति देता, मार्गदर्शन है अपेक्षित। स्नेह बंधन शक्ति देता, मार्गदर्शन है अपेक्षित। धन्य धम दिन, धन्य धम दिन, धन्य धम। स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य स्वागतम। हम सदा कर्तव्य पथ पर चल सके विश्वास भर दो। हम सदा कर्तव्य पथ पर चल सके विश्वास भर दो। सत्य सेवा त्याग निष्ठा, सद्गुरु का रत्न जड़ दो। सत्य सेवा त्याग निष्ठा, सद्गुरु का रत्न जड़ दो। हर्षितम तव आगमनेन हर्षितम, स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य स्वागतम। सुंदरम मन भावनम तद स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य स्वागतम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। थैंक यू। धन्यवाद सुमा, बहुत सुंदर। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत तो तल में, पीयूष स्तूप से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इन पंक्ति में नारी का सम्मान किया गया है। प्रकृति स्वरूपा नारी को ईश्वरीय शक्ति के रूप में ज्ञान दायिनी, वैभव दायिनी और शक्ति रूपा मानकर पूजनीय स्थान दिया गया है। जहाँ नारी का आदर होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी ने यह जान लिया है कि यदि उसे अपनी अस्मिता बनाए रखना है तो अपनी मानसिक क्षमता को भी उसे ज्ञान के द्वारा ही बढ़ाना होगा। उसे शिक्षा ज्ञान करना जरूरी है। नारी कार्य क्षमता वाक्पटुता में भी निपुण होती है। नारी ही माँ, बहन, बेटी, पत्नी की भूमिका बखूबी निभाती है, स्वयं में सशक्त होती है। नारी सामर्थ्यवान होती है, ईश्वर से शक्ति हर महिला को प्राप्त होती है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रस्तावना के लिए आज के कार्यक्रम में मैं भाटिया सर से अनुरोध करती हूँ कि सर आप प्रस्तावना करेंगे। भाटिया सर। नमस्कार मैडम। सर्वप्रथम मैं माँ वीणा वादनी के चरणों में नमन करते हुए कार्यक्रम की प्रस्तावना शुरुआत करता हूँ। राज्य के सभी कार्यकारिणी के सभासद और सदस्य, विभाग के कार्यकारिणी के सभी सभासद और सदस्य, उसी तरह जिला स्तरीय कार्यकारिणी के सभी सभासद और सदस्यों को मैं नमन करता हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और हमें आपने बल दिया। आप ही के कारण ये कार्यक्रम लेना विकास और सक्सेस हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महाराष्ट्र राज्य हिंदी अध्यापक संघ जो जून 2019 में स्थापित हुआ था पूना में, उसके बाद फिर विभागीय स्तर पर इस कार्यकारिणी का निर्माण किया गया। उसी प्रकार फिर हर जिलों में सभी जो हिंदी अध्यापक है उनसे जोड़कर फिर पूरे जिलों में कार्यकारिणी की स्थापना की गई। चंद्रपुर की कार्यकारिणी भी उसी लॉकडाउन की पीरियड में हुई है 2020 में।
हिंदी अध्यापक संघ समस्त संघों से मिलकर विद्यार्थियों के लिए, अध्यापक संघ जितने भी है उन सभी ने पूरी जोर कोशिश की है और बहुत से कवि सम्मेलन, निबंध स्पर्धा, वेबिनार, 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक अच्छा सा एक कार्यक्रम, गीत गजलों के प्रोग्राम, ऐसे अनेक कार्यक्रम लिए गए। चंद्रपुर जिले ने भी उसी समय एक वेबिनार का कार्यक्रम स्थापित किया था। ये पहला हमारा वेबिनार था जिसका विषय था आधुनिक अंतर्जाल, इंटरनेट के साथ हिंदी का विकास। ये हमारा पहला वेबिनार था। इसमें असंख्य विद्यार्थियों ने भाग लिया और बहुत से विद्यार्थियों ने उसमें पुरस्कार भी प्राप्त किए। मैं उन सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे साथ जुड़े थे। पुरस्कार प्राप्त करके लॉकडाउन पीरियड में पुरस्कार देना ये एक छोटी सी बात थी। ये एक बहुत छोटी सी बात थी कि पुरस्कार हाथ में लो और उस लड़के को दे दो। लेकिन हमने वो प्रोग्राम को ऑफलाइन लिया। ऑफलाइन का प्रोग्राम में जब होता है तो उसमें प्रिंसिपल से लेके तो पूरा स्टाफ उस कॉलेज का और हमारा भी ग्रुप का जो जितने भी हमारी मैडम है, हमारा महिला मंच जो है, ये पूरा तत्पर होकर हमने उस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सक्सेस किया है। हमें उसके बारे में भी बहुत से धन्यवाद मिले हैं। मैं सभी को शुक्रिया करता हूँ। हमने उस प्रोग्राम को चंद्रपुर में विद्या निकेतन महाविद्यालय में, उसी प्रकार शिवाजी महाविद्यालय राजूरा में और भालेराव पब्लिक स्कूल बल्लारपुर में, ऐसे तीनों स्थान पर हमने पुरस्कार बांटे हैं। पर पुरस्कार बांटते समय हमें जो ऑफलाइन का जो हमने ये करना था, ऑफलाइन का जो हमें अपना प्रस्तुति करना था, वो प्रस्तुति में हमको पता चला कि हमको ये कार्यक्रम कोई छोटा मोटा नहीं है पुरस्कार का, इसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसको हमने बहुत सफलता पूर्वक है ना, हमारी खुद महिला मंच ने बहुत ही अच्छी तरीके से भरपूर योगदान देकर उसे सफल किया। हिंदी काल में वैसे 4 काल आते हैं, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल ने हमें सिर्फ ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी है। लेकिन आधुनिक काल आते आते अपने हिंदी साहित्य ने हमें निबंध, कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा ऐसे अनेक से कविताओं के साथ ना आधुनिक रूप दिया है। मैं हिंदी के प्रथम साहित्यिक कवि सर हपाजी, हिंदी के प्रथम साहित्यिक कवि सर हपाजी और अपने हिंदी के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी को नमन करता हूँ कि उन्होंने इतनी ऊंचाइयों तक हिंदी विषय को, हिंदी भाषा को पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाया है। ये बहुत एक अच्छी बात है। चलो छोड़ो, आगे तो बात है, लेकिन आज का हमारा जो प्रमुख विषय है ये अंतर्राष्ट्रीय जुड़ गया है। फिरोजा मैडम के कारण है ना, ये हमारा वेबिनार आज का अंतर्राष्ट्रीय एक शब्द से जुड़ गया है। वेबिनार का विषय ही हमारा नारी है उम्मीद की किरण, नारी है उम्मीद की किरण। इसी को लेकर हमारे आज कनाडा से हमारी एक मैडम है जो जुड़ चुकी है, फिरोजा मैडम। केवल मैं 4 लाइन बोलूंगा शनिकाएं कविता की, नारी के ऊपर ही है। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है, मौत भी तुमसे हारी है। बस एक और थोड़ा सा मैं प्रस्तावना में पुराना भूतकाल का प्रस्तावना में बोला जाता है, वर्तमान में तुम क्या कर रहे हो और भविष्य में क्या करने वाले हो, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा की जाती है। तो मेरा भी ऐसा कहना है कि जो वार्षिक अंक आगे निकलने वाला है उसमें भी हमको बहुत से काम करने हैं, बहुत से साहित्य को जमा करना है, लेख, कहानी, कविता सब जो भी मिलता है जमा करना है। अपन को अपने साथ जितने भी जुड़ते अंतर्राष्ट्रीय लेवल से लेके तो जो भी, अपन उनको भी उनके साहित्य के साथ अपन उनको जोड़ के रखना है। आगे भी हमें ऐसे अनेक वेबिनार और ऐसे व्याख्यान लेने हैं जिसमें अपनी विषय रहेगा, जैसे अपनी कला रचना साहित्य की जो संगोष्ठी का आयोजन है, साहित्य कला रचना
इन सभी का जो संगोष्ठी होंगी उसके ऊपर भी एक वेबिनार लिया जाएगा, आगे के बारे में ये सोचा जाएगा। बस मैं इतना ही अपने 2 शब्द करता हूँ और मैं अपनी प्रस्तावना यहीं समाप्त करके अपनी संचालिका सिंह मैडम को आगे कार्यक्रम की जिम्मेदारी सुपुर्द करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। हमारी आज की प्रमुख अतिथि वक्ता माननीय प्राध्यापक कुरेशी मैडम का परिचय प्राध्यापिका नीता कन्नड़ मैडम देंगी, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद मैडम। उम्मीद कितना छोटा सा लफ्ज है ना, लेकिन घोर निराशा में डूबी हुई एक नारी के कान में धीरे से आकर कहता है, सब्र कर, सब ठीक होगा। वो होती है उम्मीद जो उसके जीने का संबल बन जाती है। आज हमारे बीच समाज की अनगिनत नर नारियों के उम्मीद की किरण जगाने हेतु हमारे आभासी मंच पर उपस्थित हुई हैं आज की प्रमुख अतिथि एवं वक्ता आदरणीय प्राध्यापिका फिरोजा कुरैशी मैम। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका परिचय कराने का यहाँ मुझे अवसर प्राप्त हुआ है मैम। आदरणीय फिरोजा कुरैशी मैडम जी बलारपुर जिला चंद्रपुर में जन्मी। पिता सैयद हबीब साबिर जी जो पेशे से सीए, उनके आदर्शों तथा माता महमूदा साबिर जी के कुशल संस्कारों में आप पली बड़ी हुई। शिक्षा के विषय में बात की जाए तो 10वीं तक की शिक्षा थापर हाई स्कूल बलारपुर से तथा बीएससी बॉटनी जूलॉजी विज्ञान के विषय जीव शास्त्र में आपने गुरु नानक महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बीएड के साथ ही एमए होम इकोनॉमिक्स और एमए हिंदी, इन 2 विषयों में एमए आपने एसपी कॉलेज चंद्रपुर से किया। बीए एडिशनल इंग्लिश लिटरेचर साहित्य के प्रति आपके प्रेम को दर्शाता है मैम। मास्टर एजुकेशन वेस्टर्न यूनिवर्सिटी लंदन ओंटारियो कनाडा से 2013 में आपने प्राप्त किया। आप कुरैशी परिवार की एक गुणकारी आज्ञाकारी स्नुषा आदरणीय वकार कुरैशी जी की धर्मपत्नी तथा शहरान कुरैशी की आदर्श मां हैं। आपने विज्ञान शिक्षिका के रूप में जवेरी जूनियर कॉलेज में प्राध्यापिका व वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया। वर्तमान में आप थैम्स वैली डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड लंदन ओंटारियो कनाडा में कार्यरत हैं। आप कैनेडियन एनआरआई के रूप में आज हमारे समक्ष उपस्थित हुई हैं। आपके जीवन में एक विशिष्ट मोड़ आया। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के दौरान निराशा से आशा की ओर बढ़ते हुए अपनी आप बीती लिखने का आपको अवसर प्राप्त हुआ और 30 मार्च 2020 आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई मैम, द फॉल एंड द राइज। सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत सामाजिक प्रेरणा आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण ये किताब आज हमारे समक्ष है। आपकी रुचियों के विषय में यदि जानना चाहें तो पुस्तक पढ़ना, पेंटिंग करना, संगीत और बागवानी आप विशेष रुचि रखती हैं। आपको कॉलेज में बेस्ट टीचर अवार्ड के साथ ही जेसिस क्लब की तरफ से भी आदर्श शिक्षिका का से पुरस्कृत किया गया मैम। फिरोजा मैम की जीवनी से प्रेरणा पाकर चंद पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ मैम। निराशा के घोर अंधेरे के बीच उम्मीद की किरण झिलमिलाती है, वही किरण लौ फिर मशाल बनकर जीवन को जगमगाती है। हे नारी हिम्मत न हार, समस्या करे प्रहार पर प्रहार, खुशियां कदम चूमेंगी तेरी, लक्ष्य पर नजर तू डाल। हर समस्या का समाधान उसके आसपास ही होता है, हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। जीत हार तो जीवन में धूप छांव की तरह होती है, हार सबक सिखा जाती है तो जीत नई राह दिखाती है। ऐसी प्रेरणादायी आत्मनिर्भर सामाजिक प्रेरणा स्रोत
उजली किरण सदा मुस्कुराहट से झिलमिलाती रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप आज के कार्यक्रम की सूत्रधार सुन्नी मैडम को मैं आभासी मंच की बागडोर वापस समर्पित करती हूँ और यहीं विराम लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आज हमारे गुरु नानक कॉलेज के प्रिंसिपल सर से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी शुभकामना मैडम को देना चाहते हैं, क्योंकि मैडम वो रास्ते में उनका लिंक नहीं लगेगा, ट्रेवल कर रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी वो बात कर लेंगे। जी मैडम, आप अपना शुरू कर दीजिए। बहिरवार सर, डॉक्टर BM बहिरवार सर, प्रिंसिपल सर से मैं अनुरोध करती हूँ कि सर आप अपना विचार रखिए मैडम के सामने। हेलो हेलो हेलो, हेलो डॉक्टर बहिरवार सर है? हाँ ज्वाइन हो गए। हाँ सर, आप अपने विचार मैडम के सामने रखिए। हाँ मैं थोड़ा ट्रैवल में हूँ मैडम, थोड़ा। हाँ ठीक। ठीक है सर, ठीक है, हम मैडम का सुन रहे हैं, उसके बाद फिर आप सर फ्री हो जाइए तो मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। ठीक है सर। हाँ ठीक है ना, वैसे भी चलेंगे। ठीक है सर, मैडम को तब तक सुनते रहिए। हाँ आगे मैडम से कहती हूँ मैं, दुर्गम को पार करके ही कोई हिमालय को चढ़ता है, तूफानों से लड़ने के लिए ही तुझे खुदा ने भेजा है। इसलिए मैडम आप अपने विचार हमारे सामने रखिए, अपना मार्गदर्शन, हम सभी का मार्गदर्शन कीजिए मैडम अपने विचार से। नमस्कार। धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने आज मुझे इस विषय नारी है उम्मीद की किरण इस विषय में चर्चा करने के लिए गेस्ट स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया। इस विषय पे चर्चा करने से पहले मैं सबसे पहले अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनकी अच्छी तबीयत के वजह से आज मैं इस वजूद पे पहुँची हूँ। तथा मैं गुरु नानक कॉलेज ऑफ साइंस बल्लारपुर को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसी के साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मेरा गुरु नानक कॉलेज ऑफ साइंस बल्लारपुर से एक अटूट रिश्ता है। मैंने यहाँ से 5 साल शिक्षा ग्रहण की और यहाँ से मैंने अपनी BSc कंप्लीट किया। एवं गुरु नानक कॉलेज की प्राध्यापिका सुन्नी मैडम को मैं मुख्य रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने आज मुझे इस विषय की चर्चा के लिए उन्होंने मुझे गेस्ट स्पीकर के रूप में चुना। सुन्नी मैडम और मेरा संबंध एक स्नेह का है। सुन्नी मैडम के साथ मैंने 2-3 वर्ष जवेरी गर्ल्स जूनियर कॉलेज में साथ में काम किया है। आज जो हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय का संबंध जवेरी गर्ल्स जूनियर कॉलेज से है। मैंने जवेरी गर्ल्स जूनियर कॉलेज में 20 साल कार्यकाल किया है एज ए टीचर, जूनियर कॉलेज लेक्चरर और वाइस प्रिंसिपल के रूप में। इस 20 वर्षों के कार्यकाल में मैंने छात्राओं को बड़े करीब से देखा है। छात्राओं के आत्मविश्वास, उनका प्रबल दृढ़ विश्वास, उनमें पढ़ाई करने की क्षमता, कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, आगे बढ़ने की चाहत और अपने सपनों को आगे बढ़ाने की सोच। जैसे अभी सुन्नी मैडम ने अपने संचालन में कहा है कि नारी, मैं आज की नारी हूँ, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। 10 वर्षों के बाद मैं इंडिया पिछले वर्ष आई और मेरी एक मुलाकात अपनी छात्रा से हुई। उस छात्रा से मैंने बातचीत करते समय उसने मुझे बताया कि मैडम, मेरा विवाह हो चुका है और मैं एक शिक्षिका के रूप में स्कूल में कार्य कर रही हूँ। मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई। जैसे कि अभी हम कहते हैं कि नारी आगे बढ़ रही है, तो मैंने उससे पूछा कि आपकी बाकी की सहेलियां क्या कर रही हैं। उसने तब मुझे बताया कि वो सभी का विवाह हो चुका है और वो सभी विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे अच्छे पद पर कार्यरत है। जैसे कि कोई बैंक में मैनेजर हैं, कोई अपना बिजनेस संभाल रही हैं, कोई शिक्षिका हैं, कोई कॉलेज में प्राध्यापिका हैं। तो आज की जो नारी है, इससे मुझे लगता है कि आज की नारी अपने परिवार के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में भी रुचि रख रही है और कार्य क्षेत्र को भी बड़ी बेखूबी से संभाल रही है। तो जो नारी की जो शक्ति है आज, वो
आत्मनिर्भर हैं और वह अपनी स्वाभाविक रूप से अपने आप को समाज के सामने अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि देश की उन्नति की ओर एक अग्रसर होने का संकेत है। कहते हैं ना कि समय धीरे के अनुसार सबको चलना होता है। उसी समय के प्रभाव में हम 2007 में कनाडा आए। मैं अपने परिवार के साथ कनाडा में आज 13-14 वर्षों से हूँ। यहाँ पर मैंने जब देखा, लोगों से बातचीत की, तो मुझे ऐसा अनुमान हुआ कि विश्व की नारी में एक गरिमा है, एक अपनी पहचान है और वह अपनी पहचान को बनाने को हमेशा तत्पर रहती हैं, बड़ी आत्मविश्वासी है। और इसी काल में मैंने 13-14 वर्षों के काल में मैंने थेम्स वैली स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मैं एक शिक्षा के रूप में कार्य करना शुरू किया और मैंने अपने को वर्कर्स और छात्राओं को बड़े अच्छे से जाना, देखा कि छात्राओं में और को वर्कर्स में अपने करियर को लेकर और अपने रुचि को लेकर बहुत रुचि है और वे अपने करियर को बढ़ाने में बहुत दृढ़ विश्वास रखती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी यहाँ जो गवर्नमेंट है लंदन, हमारी ओंटारियो प्रोविजनल गवर्नमेंट छात्राओं को लेकर बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करती है, वुमेन्स फॉर एजुकेशन। और जैसे कि हाल ही में उन्होंने वुमेन फॉर स्टेम का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है। मैं आपको स्टेम का भी अर्थ बताना चाहूँगी। यहाँ पर स्टेम फॉर S for science, T for technology, E for engineering and mathematics। आज से कुछ वर्षों पहले ऐसा कहा जाता था कि नारी की रुचि कला और आर्ट क्षेत्रों में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट लड़कियों को अनेक अनेक क्षेत्रों में आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और नए नए प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर रही है। और देखने में आया है कि ये जो प्रोग्राम अभी इम्प्लीमेंट हुआ है उससे उन्हें सफल नतीजा प्राप्त हुआ है। आज कई क्षेत्रों में अच्छी अच्छी पोजीशन में वुमेन ने अपना पद हासिल किया है, जो कि देश की उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और जो देश की उन्नति के लिए एक बहुत अच्छी बात कही जाती है। और जैसे कि अभी हम कहते हैं सिर्फ छात्राओं के लिए नहीं, यहाँ पर एल्डरली वुमेन्स के लिए भी प्रोग्राम रखे जाते हैं। यहाँ जो पब्लिक लाइब्रेरी होती हैं उसमें एल्डरली वुमेन्स के लिए नीटिंग, आर्ट्स, पेंटिंग, योगा क्लासेस ली जाती हैं, जिससे कि उन्हें कम्युनिटी से जुड़ने का अवसर मिले और इससे समाज को कुछ उनका योगदान प्राप्त हो। तो ऐसा आज हमारे पूरे देश भर में हमें देखा जाता है और विश्व भर में देखा जा रहा है कि आज नारी के लिए जगह जगह पर नए नए प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं और नए नए प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिससे कि नारी में प्रगति हो सके और आज की नारी सही दिशा में प्रगति कर रही है। जैसे कि जब हम देखते हैं आज की नारी का नाम लेते हैं तो मेरे आंखों के सामने एक स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर और सेरेना विलियम्स, सानिया मिर्जा का नाम आता है। और आज भी अनेक क्षेत्रों में राजनीतिक, स्पोर्ट्स, टेक्निकल, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट ऐसी कई भूमिकाओं में आज नारी अपना योगदान दे रही है, जो कि समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, जो समाज की के प्रति अपना कार्य दिखाना चाहती हैं। फिर इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि कई बार समाज में नारी को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको अपना एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि विषम परिस्थितियों से भी लड़कर हमें अपने को उभारने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें चुनौतियाँ बहुत आती हैं। तो मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करती हूँ कि जो नारी, आज का जो हमारा विषय है, नारी है उम्मीद की किरण। मैं 9 अप्रैल 2018 में मेरा अपने वर्किंग प्लेस में एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में मेरा सेकंड फ्लोर से पैर स्लिप होने के कारण मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गई और
उस एक्सीडेंट के दौरान मुझे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई और इस दौरान मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और मैं 2 महीने से ज़्यादा हॉस्पिटल में रही। उस समय जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे 15 दिन तक कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 15 दिन के बाद मुझे पता चला कि मुझे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है और इस ब्रेन इंजरी में मैंने खोया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस ब्रेन इंजरी में मेरे दोनों कानों की आंतरिक, जो हम कहते हैं ना आंतरिक कान, उससे इंटरनल ईयर, उसकी पूरी बोन्स टूट चुकी है, जिससे मेरी सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी, ऑलमोस्ट पूरी क्षमता खत्म हो चुकी है। और ब्रेन इंजरी के कारण मेरे कॉग्निटिव स्किल भी स्लो हुई तथा मेरे टेम्पररली जब मैं चल रही नहीं पा सकती थी उस समय 15 दिन तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसे उठती हूँ, कैसे बैठती हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी अपने बारे में मालूम नहीं था। जब 15 दिन के बाद मुझे डॉक्टर्स ने और मेरी मेडिकल टीम सपोर्ट ने मुझे वॉकर ला कर दिया और जब मैंने अपने सामने वॉकर देखा तो मैं आपको सही में बतलाऊंगी, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने वो अपने आंखों के आंसू छुपाए और अपने दुख को अपने अंदर ही सीमित रखा। तब मुझे डॉक्टर और डॉक्टर की टीम ने कहा कि नहीं, ये आपके लिए आपको ये सपोर्ट दिया गया है, आप धीरे धीरे अपने पैरों पे भी चलना सीखेंगी, सिर्फ आपको अपनी विल पावर की ज़रूरत है। तो मैंने कहा मैं ये ज़रूर आपकी बात सुनूंगी और मैंने अंदर से मन में ठाना कि मैं अपने विल पावर को बहुत स्ट्रांग करूंगी। और धीरे धीरे मैंने अपने इंजरी में मेरे इम्प्रूवमेंट होने लगे और जब मेरा वॉकर मुझसे हट गया आफ्टर 20 डेज के बाद में, तो मैं अपने रूम से लेकर दूसरे रूम तक जा सकती थी। और मैं बताना चाहूँगी जिस समय मैं हॉस्पिटलाइज थी उस समय वहाँ मेरे विंग में सब ब्रेन इंजरी पेशेंट्स थे और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में थे। कुछ लोग बोल नहीं पाते थे, कुछ लोग कोमा में चले गए थे, कुछ लोगों का स्पीच बोलने का बिल्कुल चुप हो गए थे, उनसे बोलना नहीं होता था, कोई अपने शरीर को हिला नहीं सकते थे। तो ये सब मैं देखती थी तो मुझे एक मन से इच्छा होती थी कि मैं अपने आप को कोशिश करूं कि इस जगह से मैं आगे बढ़ूं, मैं जिस पोजीशन पे वहाँ पर हूँ उस पोजीशन से ऊपर उठना चाहती हूँ। और मैं आपको और एक बात बताऊंगी कि जिस हॉस्पिटल में मैं हॉस्पिटलाइज थी वहाँ पर फैमिली अलाउड नहीं थी और सिर्फ विजिटिंग आवर्स में परिवार को आना अलाउड था। तो ऐसे समय आप भी समझ सकते हैं कि जब किसी के साथ ऐसी दुर्घटना होती है और जब वो इंसान अकेला होता है तो उसके मन में कई विचार उत्पन्न होते हैं, कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कई बार पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब मैं अकेले अपने रूम में बैठी रहती थी, खिड़की के पास में आजू बाजू का दृश्य देखती रहती थी, तो मेरे मन में भी बहुत सारे पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग का सामना होता था और मैं सोचती थी कि ये मैं खाली समय कैसे अपना व्यक्त करूं। तो मेरे पास में वहाँ जब मैं ब्रेन इंजरी हुई थी तो मेरे सामने टेबल पे न्यूज़ लेटर रखे हुए थे, ब्रेन इंजरी होने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। तो मैं वो आर्टिकल्स पढ़ती और उसके पीछे के पेज में मेरी रोज की दिनचर्या में लिखते जाती और वो लिखते लिखते ऐसा एक समय आ गया कि वो मेरे पूरे पेपर फुल हो गए। तो मेरे जब बेटा शिरॉन आया मुझसे विजिटिंग आवर्स में मिलने, मैंने उससे कहा बेटा मुझे मेरी डायरी ला के दे दो तो मैं अपनी डेली रूटीन लिखूंगी। उसने कहा मम्मी आप अपनी रूटीन लिखना चाहती है? मैंने कहा हाँ। और मैंने फिर अपनी रूटीन लिखना कंटिन्यू किया और इसी बीच में जब मैं थोड़ी चलने लगी तो मैं पेशेंट से मिलने लगी, जो पेशेंट में बोलने की क्षमता थे उनसे मैं बात करने का अवसर ढूंढने लगी। और मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगी, जैसे कि कहते हैं ना नारी से नारी को मोटिवेशन मिलता है, तो उस समय मैंने एक ऐसे नारी पेशेंट को देखा जिसकी बैकबोन पूरी चले गई थी, वो व्हीलचेयर पे बैठी थी, उसकी 4 बार बैकबोन की सर्जरी हुई थी, जो कि ना अपने हाथ पैर हिला सकती थी ना कि वो हल डुल सकती थी। तो मैंने जब उसके रूम में गई और देखा कि उसके पास एक टेबल पे कैमरा पड़ा है, तो मैंने उससे बातचीत की और उससे कहा मैडम आप
फोटोग्राफी में रुचि रखती हो? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा अब आप इस समय में कैसे फोटोग्राफी करती हो? तो उसने बड़े प्यार से मुझे कहा कि मैं अपने असिस्टेंट को बोलती हूँ कि मेरे व्हीलचेयर पर एक स्टैंड रखे और मेरा कैमरा रखे और मैं अपने राइट हैंड के अंगूठे से उसको क्लिक करती हूँ। तो इस बात से मुझे इतनी प्रेरणा मिली। मैंने कहा कि वो इतनी संघर्ष में झूल रही है, उसके बावजूद भी वो अपने हॉबीज को कंटिन्यू कर रही है, तो मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो मैंने ये पॉइंट जैसे ही अपनी थेरेपी की क्लास हुई आकर मैंने ये पॉइंट अपने डायरी में नोट कर लिया। और जब धीरे धीरे मेरे शरीर में, मेरे बॉडी में और मेरी इंजरी में इम्प्रूवमेंट आने लगे, तो जब मुझे डिस्चार्ज मिलने लगा आफ्टर 2 मंथ्स के बाद, यानी पहले तो डॉक्टर्स लोगों का कहना था कि मैं 4 मंथ्स तक हॉस्पिटल में रहूंगी, लेकिन मेरी विल पावर के कारण मुझे 2 मंथ्स के अंदर में डिस्चार्ज मिला। और डिस्चार्ज मिलते समय मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि आप लकीली आपकी मेमोरी कहीं नहीं गई, आपकी मेमोरी बिल्कुल अच्छी है, आपकी आंखों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सिर्फ आपने हियरिंग लॉस किया है और आप में कुछ लिमिटेशन है, जैसे आप भाग दौड़ के गेम नहीं कर सकती, आप ज़्यादा एक्सर्शन के काम नहीं कर सकती हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं ये सब फॉलो करूँगी। जब मैंने अपना रिपोर्ट पढ़ा और डॉक्टर जी ने मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने पूरे जो उन्होंने मुझे सजेशन दिए हैं मैं उनको मुझे फॉलो करना है। और आफ्टर डिस्चार्ज के बाद जब मैं घर आई तो ये मेरा नया जीवन दान है और मेरे नए जीवन दान के साथ मेरी नई जीवन की शुरुआत हुई। उसके बाद मुझे घर पे मेरी जब थेरेपिस्ट आने लगी और मैं उनसे अपनी कॉग्निटिव स्किल वो मुझे इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस देने लगी, तब मैंने उनसे कहा कि मैं जब हॉस्पिटलाइज थी तब मैंने अपनी डायरी लिखी है और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इसका बुक बनाऊं या बुक में लिखूं। तो मुझे मेरी जो थेरेपिस्ट थी उसने मुझे कहा ये आपके लिए ये बहुत अच्छा टास्क है, क्योंकि आफ्टर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद ये जो चैलेंजिंग टास्क होता है ब्रेन के लिए, क्योंकि ब्रेन 10 से 15 मिनट काम नहीं करना चाहता, आप थक जाता है आपका ब्रेन और आप एक साथ कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको और हमारे मेडिकल टीम के लिए भी ये एक आपको एक अच्छा अवसर प्राप्त है कि आप इस कार्य को कीजिए। और उन्होंने मुझे इस कार्य के साथ साथ अपनी स्टेप्स भी बताए कि आपको क्या करना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करना है, और मैंने उसी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए अपनी किताब को लिखा। किताब को लिखते समय आपको ये मैं बताना चाहूँगी, आज हम विषय है हमारा नारी। नारी है, नारी को विषम परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है और नारी जो है उसी में उतनी शक्ति होती है कि वो अपनी कड़ी मेहनत से अपने को उभारने की कोशिश करती है, अपनी चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार होती है। तो मैंने जब अपनी किताब पूरी लिखी तो मेरे सामने बहुत सारे टाइटल्स मेरे दिमाग में आए और मैंने अपने परिवार और अपने थेरेपिस्ट से भी इस टाइटल्स के बारे में डिस्कस किया। तब उन्होंने कहा कि आपके मन में क्या विचार है, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे अपने बुक के टाइटल को लिखना है द फॉल एंड द राइज। तो जब मैंने ये टाइटल उनके सामने दिखाया तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा ये टाइटल आपके लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि आपकी इंजरी हुई है और इंजरी होने के बाद आप उसमें से आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आपको थोड़े से शब्दों में बताना चाहूँगी कि द फॉल एंड द राइज का मैंने क्यों अपनी किताब का टाइटल रखा है। द फॉल यानी कि मैं गिर चुकी थी, और जब इंसान गिरता है तो उसको उठने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर मैं जंप करूँगी तो मैं गिर जाऊंगी, मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो मुझे धीरे धीरे उठना है। जैसे कहते हैं ना, बचपन में हम लोग देखते हैं और सुनते हैं कि एक नन्ही सी चींटी जब एक चावल का दाना लेकर सीढ़ी पे चलती है या दीवारों पे चढ़ती है
तो वो कई बार फिसलती है, गिरती है, फिर उठती है, फिर कोशिश करती है। तो उस समय मेरी स्थिति भी वही थी, एक नन्ही चींटी के जैसे, उठो कोशिश करो, फिर गिरी, फिर उठो कोशिश करो। तो उसी कोशिश के बीच में मेरी कोशिश होती गई, और जैसे हम कहते हैं, एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक, दूसरे ब्रिक के ऊपर तीसरा ब्रिक, और उससे एक पिलर बनता है। तो मेरा भी जो नया लाइफ मिला है मुझे आफ्टर एक्सीडेंट, ये मेरा लाइफ भी एक ब्रिक से ऊपर दूसरा ब्रिक, दूसरे ब्रिक से तीसरा ब्रिक, और ऐसे करते करते एक पिलर बना है। और मुझे जो नई जिंदगी मिली है, ये मैं राइज है। इसीलिए मैंने अपनी किताब का टाइटल रखा है द फॉल एंड द राइज। और मैं ये बताना चाहूँगी सभी नारी को कि नारी में एक शक्ति होती है, उसमें एक लगन होती है। अगर हम कितने भी परेशानियों से झूल रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि नारी एक ऐसी शक्ति है जो पूरे संसार में विख्यात है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि जब नारी है और नारी को अपने अपने आप से जो हो रहा है, अपने आप पे जो बीत रही है, वो केवल अपने आप तक सीमित मत रखिए। अपने परिवार, अपने समाज में उसको शेयर कीजिए, अपने सुख को दुख को शेयर कीजिए, और जिससे कि कई बार समाज को आपके सुख दुख से किसी को प्रेरणा भी मिल सकती है। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि एक नारी को अपनी आप में या अपने द्वारा, या आप कोई कठिन परिस्थिति में जूझ रही है, तो प्लीज़ आप सबसे शेयर कीजिए। केवल अपने अंदर ही मन में मत रखिए कि मुझे समाज क्या कहेगा, मैं क्या करूँगी। कई बार हम डर के मारे ही कुछ बातें बता ही नहीं सकते। तो मैं सबसे आज इस जो नारी है उम्मीद की किरण, इस विषय पर जब हम आप चर्चा कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ सब नारियों से मेरी यही आशा है कि हमें अपनी आप को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने आप को प्यार करना होगा, अपने बारे में पढ़ना पड़ेगा, अपनी जो वैल्यू है उसको महत्व देना पड़ेगा। जब हम अपने आप को वैल्यू देंगे तो हम अपने आप को उभार सकते हैं, और उभारने के बाद हम अपना एक वजूद बना सकते हैं। और मैं आपको इस किताब के बारे में भी एक बार संदेश देना चाहूँगी कि मैंने जब ये किताब लिखी है, तो ये किताब मैंने सिर्फ किताब लिखी, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। किताब लिखने का ये उद्देश्य है कि इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े, और स्पेशल करके जब नारी इस किताब को पढ़े, तो वो अपने आप को, अपने अंदर में जो संघर्ष चल रहा है, अपने आप में जीवन में जो लड़ाई चल रही है, उसकी लड़ाई को लड़ने की हिम्मत प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। ऐसे मैडम आप बहुत सारी कम्युनिटी से भी, अपने कैंसर के पेशेंट की भी आप हेल्प करती हैं, चैरिटी से भी जुड़ी हुए हैं मैडम आप, और ड्राइंग की भी आपने मुझसे बताई थी हाँ। कि आप एग्जीबिशन में भी वो सब चीज डोनेट करती हैं, और वो सब अनाथ बच्चों को दान कर देती हैं। तो ये बहुत ही बहादुरी का काम है मैडम आपका। ये सबके लिए हम अभिनंदन देते हैं मैडम, और आपकी नई जिंदगी के लिए आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। अब मैडम आज के कार्यक्रम में आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं हमारी नागपुर जिला के उपाध्यक्ष प्राध्यापिका अनीता वानखेड़े मैडम जी। अनीता वानखेड़े मैडम जी, अनीता वानखेड़े मैडम है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारे हिंदी विभाग में आपने बहुत सुंदर प्रेरणा और चुनौती भरे हुए जीवन को नारी में संदेश दिया है। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि इस हादसे के बाद में आपके अंदर क्या बदलाव आए हैं जिंदगी के इस विषय में? अच्छा, तो मैं इट्स गुड क्वेश्चन मैडम। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे इस हादसे के बाद से मेरे मन में, मेरे ज़िंदगी में
बहुत बदलाव आए, तो मैं पहले 2 शब्दों में पहले मैं अपने शारीरिक बदलाव के बारे में बताना चाहूँगी, फिर मेरे मानसिक बदलाव के बारे में बताना चाहूँगी। मेरे एक्सीडेंट के बाद में शारीरिक बदलाव में मेरे में कुछ लिमिटेशंस आए हैं, जैसे मैं रनिंग के गेम नहीं खेल सकती हूँ, दौड़ भाग के गेम नहीं खेल सकती हूँ, लेकिन मैं टेबल टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेल सकती हूँ। और मेरी जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो थोड़ी स्लो है, मुझे काम करने में थोड़ा सोचना पड़ता है और मुझ में कुछ लिमिटेशंस है। और मैं इम्प्रूव हुई हूँ, बट नॉट 100%, मैं 90% इम्प्रूव हुई हूँ और मैं अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहती हूँ, अपने आप को और उभारना चाहती हूँ। और जो आपने जैसे कहा कि आप मानसिक रूप से जिंदगी में क्या परिवर्तन आए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मैं हॉस्पिटल में 2 मंथ्स हॉस्पिटलाइज थी, उस समय मैंने कई पेशेंट्स को देखा है। और जब कहते हैं ना, जब हम जहाँ रहते हैं वही हमारा परिवार हो जाता है, तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये हॉस्पिटल ही मेरा परिवार है। और मैं परिवार के बीच में जब लोगों से मिलती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, जो पेशेंट्स लोग बातचीत करने के काबिल थे, मतलब उनमें क्षमता थी, मैं उनसे बात करती थी, उनसे अपने विचार शेयर करती थी। और कई पेशेंट्स को द्वारा मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ करूं। और मेरे मन में बहुत एक इच्छा थी कि जब अगर मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा इस हॉस्पिटल से, तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी और एक अपने आप को मजबूत बनाऊंगी। और एक ऐसा समय आएगा कि मैं उन पेशेंट से जाके मिलूंगी और मैं क्योंकि मैं सर्वाइवर हूँ, तो मैं उन पेशेंट को अपने अनुभव बताऊंगी और अनुभव को द्वारा उनको भी ठीक होने की प्रेरणा दे सकती हूँ। तो ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मोटिव आया कि मैं एक्सीडेंट के बाद और भी मेरे जो विल पावर था वो बहुत स्ट्रांग हो गया। और विल पावर मेरा पहले से स्ट्रांग है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मैं कहना चाहूँगी कि मेरा विल पावर ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि मैं कोई भी कार्य करने के लिए अब तत्पर रहती हूँ। मैं कोई भी कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए अब मैं तैयार हूँ। कोई मुझे कहे कि ये काम नहीं हो सकता, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं ये काम करके दिखाना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नारी की प्रेरणा क्योंकि निराशा में जल्दी डूब जाती हैं, आप एक आशावादी किरण बनकर हमारे सामने आए हैं। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। अब हमारे सामने मैडम वर्धा जिला मैं डॉक्टर आश्राम भाई कह रहे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी फिरोजा मैम से। पूछिए मैडम। आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती है मैडम। आज वर्धा जिले के अध्यक्ष सुरेखा दुबे मैडम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती है। जी मैडम। आभासी मंच के सभी विद्याजनों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेखा दुबे, जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा से। आपका मैडम आपका व्याख्यान तो बहुत ही बढ़िया रहा, प्रेरणादायी, कुछ ले लो जैसा, और बहुत हम वाकई बेशक विषय का नाम था उसी तरह का आपने कुछ बोला और हमें बहुत प्रेरणा मिल गई। मेरा एक मतलब आपका व्याख्यान सुनकर प्रश्न आया मेरे मन में, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपका जीवन के प्रति नजरिया बहुत सकारात्मक है, लेकिन आमतौर पर जब भी ऐसी कोई घटनाएं लोगों के साथ होती है तो लोग अवसाद में यानी कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, और आप इस सदमे से उभरी और आप लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। तो मैं चाहूंगी कि इस पर फिर चर्चा हो जाए। धन्यवाद। आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका बताना चाहूँगी कि जब मैं हॉस्पिटल में थी और मैंने जैसा कि आपको बताया कि हॉस्पिटल में उस समय परिवार अलाउड नहीं था, सिर्फ विजिटर्स आवर में फैमिली मिल सकती थी, तो मैं अकेले रहती थी अपने रूम में। और आप समझ सकते कि जब इंसान अकेले रहता है और जब दुर्घटना होती है तो उसके मन में कई विचार आते हैं। तो जब मेरे मन में अलग अलग विचार आते थे, कभी नेगेटिव थॉट्स तो कभी पॉजिटिव थॉट्स, उसके बावजूद मुझे जब मैं ऐसा सोचने लग जाती कि अब मेरा क्या होगा, तो उस समय मुझे अपनी माता की बातें याद आती थी। मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आएगी, तो उन कठिन परिस्थितियों को डर के मारे भागने ना नहीं है, आपको उन
कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना है। तो मुझे अपनी मम्मी की यह बात बहुत याद थी। उन्होंने मुझे बचपन से यह बात सिखाई थी कि कोई भी परिस्थिति आए उसका सामना करो, जो हो गया उसे भूलो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो ये बात मैंने हमेशा अपनी मम्मी से सीखी थी। और फिर मैंने जैसा बताया आपको कि हॉस्पिटल में जब मैं पेशेंट्स को देखती थी तो उन पेशेंट्स को देखकर लगता था कि मैं भी अपने इस बीमारी से उभरूं और अपना एक वजूद तैयार करूं और उन पेशेंट्स के लिए कुछ करूं। और आपसे और एक बात बताना चाहूँगी कि मैं एक माता भी हूँ और माता के मन में एक दया की भावना भी होती है और मेरी एक संतान है। तो मैंने अपने बेटे को बचपन से बहुत अच्छी शिक्षा दी है और जब उसका करियर बनने के समय आया और मैं उस अवस्था में यहाँ पड़ी हूँ तो मैंने सोचा कि मैंने उसको इतनी बड़ा बनाया, इतनी मुश्किल से उसको तैयार किया और मैं उसका करियर ना देखूंगी तो उसको भी दुख होगा और मेरे मन में एक निराशा बनी रहेगी कि मैं अपने बेटे का करियर नहीं देख पाई। तो इन सब चीज़ों का मेलजोल मिलकर मुझे एक प्रेरणा मिली कि नहीं, मेरे माता के विचार मुझे पेशेंट्स की प्रेरणा और मुझे अपने बेटे का करियर देखने का अवसर मिलना चाहिए। इन सब बातों को मैं सोच कर मैंने अपने को उभारने की कोशिश की और अपना एक वजूद बनाने की कोशिश की और ये सोचा कि आफ्टर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी ये वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क है कि एक्सीडेंट के बाद आपको लिखना 15 मिनट भी कॉन्सेंट्रेट करना ये बहुत मुश्किल काम है। फिर भी मैंने इन सब का मेलजोल तैयार किया अपने दिमाग में और एक लक्ष्य बनाया कि नहीं, ये मेरे सामने बहुत बड़ी मुश्किल है, इन मुश्किलों का सामना मुझे करना ही है और मैंने करके दिखाया। धन्यवाद। सुनिए मैडम। हेलो, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें इन परिस्थितियों पर किस तरह से बात करना चाहिए। हेलो, फेवरेट राइटर। हेलो, फिरोज, हाँ जी बोलिए। फेवरेट हाँ बोलिए। नमस्ते नमस्ते अपी। सुनिए फिरोज। हाँ जी, हाँ फिरोज, हाँ बोलिए। फिरोज बोल रही। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, सुन रही हूँ। योर फेवरेट पोएट एंड फेवरेट राइटर। ओह थैंक यू सो मच अपी। ये तो मैंने बस शुरुआत की है, मैं कोई मेरा जीवन अरे नहीं, आपका फेवरेट पोएट कौन है और फेवरेट राइटर कौन है? लेखक और कवि कौन है फेवरेट? हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि मेरे फेवरेट कवि है स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी और मेरे राइटर है प्रेमचंद जी। मैंने प्रेमचंद की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उनकी किताबों से I like Firoz. I am very fine बेटा, very fine. सुनिए मैडम, एक्सक्यूज मी, सुनिए मैडम, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ मैं मैडम से। जी पूछिए मैडम, पूछिए। नमस्ते मैडम, मैं नांदेड़ से बोल रही हूँ। बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए और ऑडियो वीडियो दोनों भी। क्षमा करजगांवकर। मैडम, आपने उम्र के 23 साल तक भारतीय संस्कृति, भारतीय महिलाओं को अनुभव किया है चंद्रपुर जो है वहां पर। तो और उसके बाद आप कनाडा में हैं, मुझे लगता है शायद काफी साल हो चुके होंगे, 15 से 20 साल के बीच में तो निश्चित हो गए होंगे। तो भारतीय महिलाओं और कैनेडियन महिलाओं की स्थिति में क्या फर्क है? यहाँ ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगी कि मैं 40 वर्ष तक, मेरी उम्र के 40 वर्ष तक तो मैं भारत में ही रही हूँ और मैं भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मैं उसके बाद आज मैं कनाडा में 13-14 वर्ष से रह रही हूँ और मैं यहाँ की भी संस्कृति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि विश्व की नारी में एक गरिमा है, अपनी एक पहचान है और अपने अस्तित्व को बनाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती है। चाहे वो भारत हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे देश का, संसार का कोई भी देश हो।
तो भारतीय संस्कृति में समाज में आज उन्नति हो रही है और समाज में नारियों को स्थान दिया जा रहा है, पर आज भी समाज के कई हिस्से में नारी को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्हें अपने राइट्स नहीं मालूम है, वो अपने राइट्स से अवेयर नहीं है। और वो मेरा सभी नारियों से ये एक जनरल प्रश्न है कि कितनी नारी ऐसी है जो अपने राइट्स को जानती है और अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहती है। जब तक हम अपने राइट्स को नहीं जानेंगे और नहीं लड़ेंगे, तब तक हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते और हम देश की उन्नति में हिस्सा नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ की बात बताना चाहूँगी अपने कैनेडियन संस्कृति में। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कंपैरेटिवली यहाँ की जो वुमेन हैं राइट्स को लेके बहुत अवेयर हैं। इवन स्टूडेंट्स भी अपने राइट्स को लेकर बहुत अवेयर हैं और वो अपने करियर के प्रति बहुत जागरूक हैं और वो हमेशा अपने करियर के साथ साथ अपने रुचियों का भी ध्यान रखते हैं। जैसे कई बार हमें अपने माता पिता के प्रेशर में आकर ये विषय चुन लो, ऐसा कहा जाता है, इससे विवाह कर लो, ये आपके लिए उचित वर है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर मैं जब देखती हूँ तो यहाँ वुमेन में ये थोड़ी उनको फ्रीडम मिला है कि वो अपना करियर अपने हिसाब से चुनती हैं, अपनी रुझान जिसमें उसमें रुचि है उसकी और वो ज़्यादा आकर्षित होती हैं और उसे अपने वर अगर उसको जो पसंद है उस वर से वो अपनी शादी कर सकती हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि हमारे संस्कृति में नहीं होता है, हमारे संस्कृति में भी होता है, लेकिन आप भी समझते हैं कि आम तौर पे लड़कियों को उनकी पसंद का फील्ड नहीं चुनने दिया जाता, बहुत घरों में। लेकिन आज समाज में कई परिवार में लड़कियों को अपने फील्ड से संबंधित चुनने दिया जाता है। जैसे मेरे खुद परिवार में मेरे जो माता पिता का परिवार है, मेरे बहन भाइयों का परिवार है, वहाँ जितने भी घर में हमारी बेटियां हैं उन सबको अपने क्षेत्र अपनी फील्ड चुनने का अधिकार है और सब बेटियां अपने क्षेत्र में बहुत आगे हैं। मेरे परिवार में, मेरे माता पिता के परिवार में और मेरे बहन भाइयों के परिवार में सब बेटियां आज बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। तो मैं सिर्फ एक साधारण उदाहरण दे रही हूँ आपको कि समाज में इसकी बहुत ज़रूरत है कि सभी नारी को अपने राइट्स पता होने चाहिए। अब मैंने जैसे आपको बताया कि कनाडा की संस्कृति में नारी को बहुत पावर है, राइट्स है और नारी बहुत अच्छे कार्य करती हैं और अपने लिए बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी जो हमारी है वो नए प्रोग्राम्स वुमेन के लिए इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उससे वुमेन्स को बहुत फ़ायदा मिला है और आज अच्छी पोजीशन पे कार्यरत हैं और जो कि देश की भूमिका में एक महत्वपूर्ण भाग निभा रही हैं। और इतना ही नहीं, एल्डरली वुमेन के लिए भी यहाँ पर क्लासेस होती है, नीटिंग, आर्ट्स, पेंटिंग, योगा, आपको रनिंग, ये सब क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको जिसमें रुचि है आप उसमें भाग लीजिए। और यहाँ कहीं पर नहीं लिखा है कि आप इस उम्र की है तो आप ये काम नहीं कर सकती। आप किसी भी उम्र के दौर में जाके अपनी एज के अनुसार उस कार्य में जाकर भाग ले सकती हैं और अपने आप को उत्साहित कर सकती हैं और अपने आप को प्रूव भी कर सकती है और अपना एक वजूद भी बना सकती है। भारतीय संस्कृति में भी नारी अपना वजूद बना सकती है और कैनेडियन संस्कृति में भी वो अपना वजूद बना सकती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, पूरे विश्व की नारी में एक गरिमा है और उसका एक अपना अस्तित्व है, अपनी एक पहचान है। धन्यवाद। थैंक्स मैम। धन्यवाद मैडम। अब आपके सामने मैडम एक और क्वेश्चन है कि हमारे सामने एक मैडम हाजिर है। गोंदिया जिला के प्राध्यापक दर्शना बोरकर मैडम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। जी मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते।
आपके लिए मैं 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। ओस की बूंदे होती है बेटियां, ओस की बूंदे होती है बेटियां, माँ बाप के तकलीफों में रोती है बेटियां। ओस की बूंदे होती है बेटियां, माँ बाप के तकलीफों में रोती है बेटियां। एक कुल को रोशन करता है बेटा मगर, एक कुल को रोशन करता है बेटा मगर, दो कुल को रोशन करती है बेटियां, दो कुल को रोशन करती है बेटियां, ऐसी होती है बेटियां। आप चंद्रपुर जिला का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, भारत का नाम और कनाडा का भी नाम, जहां आप अभी स्थित है वहां का भी नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। इसलिए आपको ये 2 पंक्तियां समर्पित है मैडम। और आपको मैं तहे दिल से यहाँ मैं आपका यहाँ स्वागत करती हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, सभी हिंदी विद्वत अध्यापकगण को मेरा सादर प्रणाम। मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रेरणादायी भाषण दिया है महिलाओं के लिए, नारियों के लिए। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है मैम कि आपने जो आपकी आत्मकथा लिखने तो आपके प्रेरक कौन रहे हैं? ये मेरा आपसे प्रश्न है मैम। आप धन्यवाद। आपने मुझे आपने जो 2 पंक्ति मेरे बारे में कही उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने अभी मुझे कहा कि मैंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसकी मेरे लिए कौन प्रेरक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मेरी माता मेरी प्रेरक है, क्योंकि बचपन से ही मुझे मेरी माता ने सिखाया था कि हमेशा हमें कुछ करना है। जब हमारा जन्म हुआ है तो कुछ करने के लिए हुआ है, अच्छे कार्य करने के लिए हुआ है। कभी भी अच्छी सोच रखो तो आगे बढ़ोगे। और मैंने अपनी माँ की बात हमेशा ये याद रखी है। और दूसरा प्रेरक तो मैंने आपको बताया है कि जब हम किसी हादसे से गुजरते हैं तो कई बार निराशाएं आती हैं। तो निराशा से उभरने के लिए जब हमारे मन में विचार आते हैं तो उस विचार को हम अपनी एक प्रेरणा बना लेते हैं। वो मेरी किताब का एक प्रेरणा बन गई। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैंने जैसे बताया है कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक माता हूँ, और मेरे मन में भी एक दया की भावना है, मेरे मन में भी एक सहनशीलता है। तो मेरी भी एक संतान है और मैं अपने संतान को भी बड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ, उसके करियर को बनते हुए देखना चाहती हूँ। उसको मैंने जो शिक्षा दी है उसको वो अपनी शिक्षा का कितना उचित फ़ायदा लेता है वो देखना चाहती हूँ। तो इन सब बातों से मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ किताब नहीं लिखूंगी तो मैं अपनी प्रेरणा कैसी करूंगी, कि मैं किताब ही नहीं लिख पाती अगर इन बातों को मैं सोच ही नहीं सकती। तो किताब लिखने के लिए हमें कुछ प्रेरणा लेनी पड़ती है। तो कई बार मैंने किताब लिखने के पहले अच्छे ऑथर्स भी पढ़े, कई लोगों की जीवन कहानियाँ भी पढ़ी। तो मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जब मैं अपनी किताब लिख रही थी तो उसके पहले मैंने हॉस्पिटल में मैंने कुछ ऑथर्स के नाम पढ़े थे जो कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी से थे, किसी की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, कि जो स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके थे और वो आज खेल नहीं सकते। तो ऐसे पर्सन की मैंने जब आत्मकथा पढ़ी या उनके बारे में सुना, पूरा पढ़ने का अवसर नहीं मिला क्योंकि ब्रेन इंजरी के कारण मैं पूरी किताब पढ़ नहीं पाती थी, इतना मेरे में कॉन्सेंट्रेट नहीं होता था। तो मैंने कुछ एक पैराग्राफ या 3-4 लाइन पढ़ने से मुझे उनका सार समझ में आया कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों को से समझौता न करके आगे बढ़ने की हिम्मत की। तो मैंने भी ये सोचा कि इनसे भी मुझे प्रेरणा मिल सकती है कि अपनी परिस्थितियों को एक तरफ रखें और जो हो गया उसे भूल जाए और ऐसा समझे कि हम नए आने वाले जीवन की शुरुआत करें। ये मेरे नए जीवन की शुरुआत है और इस नए जीवन की शुरुआत में मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ, सदा मुस्कुराना चाहती हूँ और समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और समाज के लिए कुछ करने का अर्थ है, जैसे कि मेरी शुरू से अभिलाषा रही है कि मैं कैंसर पेशेंट के लिए कुछ कार्य करूं। और अब मेरा एक्सीडेंट हो चुका है तो मैं ब्रेन इंजरी पेशेंट एसोसिएशन से जुड़ना चाहती हूँ। वैसे तो मैं जुड़ चुकी हूँ लेकिन कोविड-19 के वजह से हम कम्युनिटी में नहीं जा सकते, लेकिन मैं वो भी करना चाहती। तो ये सब मेरी प्रेरणा का स्रोत है जिसके कारण मैंने अपनी किताब लिखी। धन्यवाद।
धन्यवाद मैम, बहुत ही प्रेरणादायी आपके जीवन की जो बातें हैं मैडम, सही बात है। नारी को आगे बढ़ने के लिए आपकी ये बातें जरूर आत्मसात करनी चाहिए। धन्यवाद मैडम जी। धन्यवाद आपका। सुनी मैडम, मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी जी बोलिए। सुनी मैडम? जी जी मैडम बोलिए। हाँ, नमस्ते। मैं डॉक्टर आशा अम्बेकर हूँ और फिरोजा मैडम की क्लासमेट हूँ। और मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि फिरोजा का मेनली उसका मैसेज आया था, मैंने प्रोग्राम अटेंड किया। और मैं चाहती हूँ कि आज का जो टॉपिक है नारी शक्ति की उम्मीद, तो मेरे लिए तो ये स्वयं फिरोजा ही है उम्मीद की किरण। इतना बोल के बिल्कुल। thank you Firoza for a wonderful and inspirational message for all the women. Thank you so much. थैंक यू मैडम। थैंक यू स्वर्णा। हम लोगों के Thank लिए you. मैडम बहुत बड़ी आशा की एक किरण है। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मैडम से, बहुत प्रोत्साहन मिला इस बात से। धन्यवाद मैडम। बिल्कुल भी। थैंक यू स्वर्णा। थैंक यू आशा मैडम। Thank you. थैंक यू सो मच आशा। अब मैं चंद्रपुर जिला से उपाध्यक्ष हमारी जामदाड़े मैडम आपसे मैडम कुछ पूछना चाहती है, उनका भी एक प्रश्न है। हाँ। जामदाड़े मैडम। जामदाड़े जी मैडम पूछिए। हेलो। हाँ नमस्ते फिरोजा मैडम। नमस्ते। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से भारत में हिंदी का महत्व है, क्या उसी तरह विदेशों में हिंदी का महत्व है क्या? इसके ऊपर आप प्रकाश डालिए। हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जैसे मैं भारत से जब कनाडा आई और यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंडियंस कम्युनिटी को भी देखा है। बहुत सारे इंडियन पीपल रहते हैं यहाँ पर। तो इंडियन कम्युनिटी में जब हम मिलते हैं तो हम अपनी भाषा में बात करते हैं, और जब हम अपनी भाषा में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अपने जो फीलिंग्स है, हमारी जो भावना है, हम उसे अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ भी हिंदी का महत्व है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगी। अपने घर का ही एक उदाहरण है। मेरा जो बेटा यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में था, तो उसने मुझसे पूछा कि मम्मी मैं हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में लूँ क्या? तो मैंने उससे कहा कि बेटा ये तो बहुत गर्व की बात है कि आप हिंदी विषय एक अपने क्रेडिट के लिए लोगे, तो ये आपके आगे चलकर करियर में बहुत काम में आएगा। जैसे आप किसी भी प्रोफेशन में चाहेंगे, अगर कोई आपसे हिंदी में बात करेगा तो वो ज़्यादा आपको सरल पड़ेगा। या कई बार यहाँ पर जब कनाडा में कई पेरेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, जब पेरेंट्स आ जाते हैं तो उनको इंग्लिश आती है लेकिन उतनी ठीक से नहीं बोल पाते, वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं। तो मैंने उससे अपने बेटे से कहा कि जब आप उनसे बात करेंगे तो आप अपने विचार उनको बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये उसके लिए गर्व की बात थी और उसने वो विषय लिया भी और उसने उसमें अच्छे मार्क्स भी लिए, 91% लिया। तो मुझे बहुत खुशी कि आज भी दूसरे देशों में भी लोग हिंदी को इतना महत्व देते हैं। इतना ही नहीं कि मेरे बेटा भारतीय होकर उसने हिंदी लिया, यहाँ पर कई कैनेडियन स्टूडेंट्स भी हिंदी लेते हैं और वो हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि सभी भाषाओं का अपना महत्व होता है, सभी भाषाओं को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आप में कैपेसिटी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखें और उसका उपयोग करें और दैनिक जीवन में आप अपनी भाषाओं को बोलें। जैसे कि घर में मैं अपने परिवार के साथ हिंदी हम बोलते हैं, लेकिन जब वर्किंग प्लेस में जाते हैं तो हमें इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी भाषा में इतनी साहित्यिक नहीं है, लेकिन हम लोग हिंदी अच्छी बोल लेते हैं, अपनी भाषा को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने सचमुच सभी प्रश्नों के जो उत्तर है बहुत ही सुंदर तरीके से दिए हैं। सचमुच मैडम, आपने दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, प्रयास व स्वाभिमान के दम पर जो मुकाम हासिल किया है, उसके लिए मैं पूरे चंद्रपुर जिले की ओर से और पूरे महाराष्ट्र की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आपके लिए चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी।
दुआ मिले बड़ों से, साथ मिले अपनों से, खुशियां मिले जग से, रहमत मिले रब से, और प्यार मिले सबसे, यही दुआ है प्रभु से। सब खुश रहे आपसे और आप खुश रहे सबसे, यही दुआ है रब से। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद आपका। आगे की कार्यवाही सुनिए मैडम। जी मैडम, धन्यवाद। मैडम अब आपसे आगे की कार्रवाई के लिए अब सुनिए आपसे मैडम। आखिरी प्रश्न है हमारे नागपुर जिला के अध्यक्ष जावेद शेख। जो बोला जाता है ना मैडम कि ऐसा कि एक नींव के पत्थर का हमें पता नहीं होता है, तो एक महल तो बनता है, बिल्डिंग हमको दिखाई देती है, लेकिन उसका नींव के पत्थर जो हमारे हिंदी के बहुत आगे बढ़ाने में हम लोग का सबका सहयोग देते हैं। जावेद शेख सर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं मैडम। धन्यवाद सुन्नी सिंह मैम। मैम मेरी आवाज आ रही? जी जी सर। जी। अस्सलाम वालेकुम फिरोजा मैम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जन्म हुआ है तो कुछ करने के लिए। वाकई में मैम ये पंक्ति आपने जो भी अपने माता जी का उदाहरण देकर हमें बताई, तो ये हमें प्रेरित करने वाली थी कि हमारा जन्म हुआ है तो कुछ करने के लिए। अभिनव व्याख्यान, इसके लिए मैं चंद्रापुर जिला कार्यकारिणी को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। और कोरोना काल में आपका ये जो व्याख्यान था, ये गागर में सागर भरने वाला एक प्रेरणादायक व्याख्यान रहा। और आपके इस व्याख्यान का आयोजन कर आज हमारे हिंदी अध्यापक संघ ने एक अभिनव प्रयोग किया है। इसके लिए मैं हमारे राज्य अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबळे सर का बहुत बहुत दिल से आभार मानता हूँ। और मैम आपने आपके व्याख्यान के माध्यम से आपने हमारी बहनों को तो प्रेरित किया ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें भी प्रेरित किया है। तो इसके लिए मैम मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैम मेरा एक प्रश्न ये था कि हालांकि हमारे जंदाड़े मैम ने पूछ लिए, लेकिन फिर भी मैं उसे दोबारा पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक हिंदी का अध्यापक हूँ, कि कनाडा में हिंदी का जो है स्कूलों में जो क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, उसके बारे में मेरा प्रश्न है। और दूसरा उसी में एक छोटा सा प्रश्न है कि हम विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर अगर हम कनाडा के कोई हिंदी प्राध्यापक को अगर हम आमंत्रित करना चाहे, तो इसमें हम आपका क्या सहकार्य रहेगा, इस विषय पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। आपने जैसे कहा कि आप हिंदी के प्राध्यापक हैं और हिंदी दिवस के अवसर पर अगर आप मुझसे यहाँ पर किसी प्राध्यापक के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी और आपको उससे कनेक्ट करवाने की कोशिश करूँगी। और मैं पूरी अपनी लगन से ये प्रयत्न करूँगी कि आप यहाँ कनाडा के जितने भी हिंदी प्राध्यापक हैं वो भी आप लोगों से जुड़े और अपने अपने विचार व्यक्त करें। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी जैसे आपने कहा कि सिर्फ नारी का जन्म हुआ है कुछ कार्य करने के लिए, कुछ अच्छे कार्य करने के लिए, तो मैं एक और संदेश देना चाहूँगी इसी के साथ कि सभी लोगों के लिए संदेश है कि जब ये कुछ घटनाएं घटती हैं तो उसमें पारिवारिक जो लोग होते हैं, परिवार होते हैं, उनको उस व्यक्ति को मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। उस मॉरल सपोर्ट देना बहुत आवश्यक है और उस व्यक्ति को भी अपने से उभरने की बहुत ज़रूरत होती है। उसके लिए उसको अपनी, कहते हैं ना जीवन एक लड़ाई है, तो उसका संघर्ष अपने साथ होता है, तो उसको भी लड़ना है। तो मैं आपके जैसे आपने अभी कहा कि आप मुझे मदद करने के लिए प्रेरित करेंगी क्या, तो मैं पूरी रूप से कोशिश करूँगी। और अगर मैं किसी से कनेक्ट होंगी तो मैं ज़रूर सुन्नी मैडम को बताऊँगी इसके बारे में। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। अब इसके बाद मैं अपने गुरु नानक कॉलेज की तरफ से डॉक्टर BM बेनीवाल सर से निवेदन करती हूँ कि सर आप हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ अपने विचार रखेंगे। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है आप लोग? जी जी सर जी। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही सर। सुनिए मैम। आ रही सर, आ रही। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मुझे आपके ये सम्मेलन में सहभागी करवाने का मौका मिला और आपके हिंदी अध्यापक संघ ने जो
वेबिनार आयोजित किया है। बहुत इंफॉर्मेटिव वेबिनार है। इसमें फिरोजा मैम ने काफी सारी इंफॉर्मेशन भी अपने खुद के बारे में बताया। ये वेबिनार को अध्यक्षता की रूप में दो शब्द कहने से पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी सरस्वती के रूप, इंकारनेशन ऑफ द गॉडेस ऑफ एजुकेशन, सरस्वती की रूपों में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला, इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और आपने फिरोजा मैम ने जो काफी अच्छे से अपने बारे में बताया और हमारे महाविद्यालय का भी नाम ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचा है। गुरु नानक विज्ञान महाविद्यालय बल्लारपुर का ये क्राउन में एक इधर ऐड हो गया, ऐसे मैं समझता हूँ। एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू फिरोजा मैम फॉर रिमेम्बरिंग अस। मैं जब लगा था 1988 की बात है, मैम का उस समय स्टूडेंट या उसके बाद में हुआ होगा 1990s में। उस समय उतना मुझे याद नहीं था वो, और हमारे ग्रुप के भी नहीं थे। मेरा फिजिक्स होने की वजह से पीसीएम ग्रुप था और मैम का सीबीजेड ग्रुप होने की वजह से बायोलॉजी उस साइड में थी। फिर भी मैम ने हमारे नाम का, डॉक्टर बहिरवार और हमारे बाकी सब लोगों का याद किया, उसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैम आपने जो अपनी आपत्ति बताई, उससे मैं ये पाकिस्तानी इंस्पायरिंग आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान मुनीबा मजहरी की भी मुझे याद आती है। उनके बारे में उनका वीडियो में बीच बीच में देखा करता हूँ। वैसे स्टोरी आपकी स्टोरी मिलती जुलती है, तो आपने जो हादसे से उभर कर आए, हाउ यू आर नॉट फॉलन बट वी आर राइजन अप एंड वी आर इंस्पायर्ड एंड गोइंग टू इंस्पायर other peoples also, and that is very very creditable for us and a very very informative information you have given. तो आपने जो बताया कि उससे उम्मीद की किरण सही में मेरे दिल में भी जाग उठी है। उम्मीद की किरण सभी के दिल में जाग उठेगी और ये स्पीच से आपके जो सम्मिलित लोग हैं इंस्पायर हो जाएंगे। उम्मीद की सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। हेलो सुधी मैडम, अध्यक्षीय भाषण ले लीजिए। जी अपने जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर क्लियर। अब मैं अंत में, हाँ सर शायद से आप रास्ते में हो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है सर, नेट की प्रॉब्लम आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। जी जी सर बोलिए सर। मैडम अध्यक्षीय भाषण के लिए मिलिंद सर को बुलाइए। अब मैं आखिरी का हमारा पड़ाव जो है, हमारे अंत में अध्यक्ष भाषण के लिए महाराष्ट्र राज्य के कनिष्ठ महाविद्यालय के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद पांडे सर से निवेदन करती हूँ। सर आप हम सभी का मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर विभाग अध्यक्ष हमारे मित्र डॉक्टर विनोद डोमकावड़े जी, नागपुर विभाग के साथ साथ बाकी सभी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी, भाटिया सर, चंद्रपुर की पूरी कार्यकारिणी और विशेष रूप से आज की मुख्य वक्ता अतिथि सम्माननीय कुरेशी मैडम जी कनाडा से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत मैं पहले करता हूं। साथियों, ये बहुत बड़ा व्याख्यान का आयोजन आप लोगों ने किया। मैडम ने
अपनी संघर्ष गाथा बहुत ही उत्साह होकर सुनाए। जब भी कोई आपदा आती है, कोई विपत्ति आती है, तो उसको अवसर में कैसे बदला जाता है, ये मैडम ने दिखाया। कठिनाई हर एक को आती है, समस्या हर एक को है, दुख हर एक को आता है, लेकिन उससे उभर कर चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है, ये एक उम्मीद की किरण मैडम ने दिखाई है। विषय की ओर अगर हम मुड़ते हैं तो नारी है उम्मीद की किरण। जाहिर अर्थ है कि जहां पर लोग मायूस है, उदास है, नाराज है, दुखी है, कोशिश नहीं कर रहे, ना उम्मीद हो रहे हैं, वहां पर नारी उम्मीद की किरण हो सकती है। फिर वो हमारी माँ हो, बहन हो, साथी हो, बेटी हो, तो ये हमारे लिए उम्मीद की किरण है। क्या हो रहा है कि आजकल नारी को सम्मान, नारी के बारे में स्त्री पुरुष समानता, किसी ने एक सवाल बहुत अच्छा पूछा कि विदेशों की नारी में और भारतीय नारी में क्या अंतर है, क्या फासला है। मैडम आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। हर नारी अपनी जगह पर है, लेकिन भारतीय नारी को एक ओर पूजा जाता है और दूसरी ओर उस पर अत्याचार अन्याय ज्यादा किए जाते हैं। यहाँ पर मंदिरों में उसको पूजा जाता है और दूसरी ओर घर से बाहर भी निकाला जाता है। और जब तक तो यह एहसास उसको नहीं होता, उसको एहसास होना बहुत जरूरी है। भारत में ऐसे बहुत से स्त्रियां हैं जिन पर बहुत से अत्याचार अन्याय हो रहे, फिर भी वो चुपचाप सह रहे। उस अत्याचार अन्याय के खिलाफ वो खुद लड़ना चाहिए। दूसरों की उंगली पकड़कर, दूसरों का हाथ पकड़, कोई मुझे सहायता करेगा, तो ये वो जमाना चला गया। अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज, बाकी लोग अपना अपना माइक बंद कर दीजिए। अल्लाह हाफिज। पेपर करके लाई मैंने तुम मैम, अगर अपने को मैथ्स का पेपर करना अगर हेलो, आवाज बंद कर दीजिए, अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, उनका ध्यान नहीं है वो। ठीक है, ठीक है, वो उनका मूड अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर कि हम लोग स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं या ढेर सारी बातें करते हैं कि आज हमारे देश में, भारत में विशेष रूप से नारी का क्या स्थान है, कहाँ पर नारी पहुंच गई है। इतनी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज भी वो दूसरों पर निर्भर हो रही है, आज भी। तो मैं चाहता हूं कि नारी में वो क्षमता है, नारी में वो ताकत है, नारी में वो हौसला है। अगर विदेशों में मैडम का उदाहरण हमारे सामने है, भारत में एक बात ये हो गई कि हम अपने संस्कृति को मानकर अत्याचार अन्याय को भी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत मायने में सहते हैं। हमारे घर का उदाहरण लीजिए, अगर बेटा बेटे तो हम किस तरह से उन दोनों की तरफ देखते हैं। मैम आपका माइक बंद होगा तो अच्छा रहेगा प्लीज। अगर जो एडमिन है वो अगर उनका माइक म्यूट करते तो अच्छा रहेगा। एडमिन के हाथ में सब कुछ रहता है, वेट मत कीजिए। गीता मैम, वो अप्रैल मैम का माइक अनम्यूट कीजिए। नीता मैडम म्यूट कर दीजिए उनका। आज हमारे देश में नारी ने बहुत बड़ी क्रांति हासिल की, बहुत हर क्षेत्र में वो आगे गई है और बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका ध्यान ही नहीं शायद। क्या नाम है मैम? माइक म्यूट कीजिए। गीता मैम माइक म्यूट कीजिए। मैडम, यस, ओके ओके, थैंक यू।
ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मैडम ने ढेर सारी बातें बहुत विस्तृत आती है, दुख आता है, और फिर आगे बढ़ना चाहिए। अपना ही है, हम ही बहुत इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। नारी आज कुछ भी कर सकती है। केवल एक बात का हमेशा एहसास रखना है, जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मुझ पर कोई अन्य अत्याचार हो रहा है या मुझे घुटन हो रही है, तो उसके खिलाफ आपने खुद आवाज उठानी चाहिए। हम आज भी क्या कर रहे हैं कि देख रहे, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आवाज क्या बात है। तो ये नारी ने खुद आगे आकर ये बातें सोचनी चाहिए, और दिन ब दिन अच्छे वेबिनार का आयोजन हो रहा है। चंद्रपुर के सभी लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और विशेष रूप से कि विनोद डोमकावले जी और उनकी पूरी टीम काफी कार्यक्रम उन्होंने आयोजन किए हैं। और यहाँ पर नारी का अगर सम्मान करना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई नारी ने नारी का सम्मान करना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि भाई किसी पुरुष के उसकी एज के पीछे किसी नारी का हाथ रहता है, तो हम ये क्यों ना कहते कि भाई नारी के लिए नारी ही सम्मान, या नारी ही नारी की उन्नति के काम आ रही है। तो इसके भी बहुत उदाहरण होने चाहिए। हमारे भारत में हर क्षेत्र में नारी बहुत साहित्यिक होगी, या राजनीतिक होगी, या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उसने बहुत अच्छा काम किया है। प्रतिभा दाई पाटिल देश की राष्ट्रपति हुई, इंदिरा गांधी का मैडम उदाहरण लिया, या सुषमा स्वराज जो राजनीति में बेहतरीन, एक से बढ़कर एक नारी ने उन्होंने अपना काम अपने काम के बलबूते पर अपना नाम देखा। देखिए, किसी के केवल कहने से या किसी के भाषण सुनने से अगर कोई लोग बड़े बनते तो सो बात अलग, कि कहां से आपको प्रेरणा मिलती है ये बात अलग है। आपके आदर्श कौन है, ये बातें आपको निश्चित मालूम होनी चाहिए। अगर बीच में, अगर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो दीपाली चौहान वन अधिकारी, किस तरह से उसने खुदकुशी कर ली, ढेर सारे ऐसे उदाहरण हमारे देश में आज भी बहुत से जगह पर नारी के किससे हरिशमेंट होती है। तो उस मनस्थिति को लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, नारी क्या कर रही है? उसके परिवार वाले उसके साथ है, उसके दफ्तर वाले उसके साथ है, उसके ऑफिसर उसके साथ होते हैं, उसके रिश्तेदार उसके साथ होते हैं। तो ऐसे हालात में नारी ने क्या करना चाहिए? हर जहां पर वो काम कर रहे, माना कि हम लोग वो कमजोर लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर दिल से कहे तो नारी इतना मजबूत कोई नहीं। बचपन से लेकर अंत तक वो इतना सहती है, और सहते सहते वो इतनी मजबूत हो गई कि दिखाई देने में हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत कमजोर है। अब पुरानी बातें हमने कहा, अबला तेरा है, जो वो अबला नहीं है। इस व्यवस्था ने उसको अबला बनाने का काम किया है, इस व्यवस्था ने अबला बनाने का, और उस व्यवस्था को ही हम आज महान मान रहे हैं। उस व्यवस्था को ही हम आज महान मान रहे हैं। जिस व्यवस्था ने आपको अबला बनाया, उसी व्यवस्था को आज हम पूज रहे हैं, उसी व्यवस्था को हम आज पूजते हैं। और इसीलिए सही क्या गलत क्या, इसका भी अगर हम फैसला करते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि वाकई मुझे क्या करना है। कि क्या हो रहा है कि सदियों से चले आ रहे बात, परंपरा चले आ रहे, अगर यही बातें हम मानते हैं तो शायद आज भी हम गुलामी से मुक्त नहीं होंगे। हमारे देश में मातृसत्ता पद्धति, भारत में मातृसत्ता पद्धति, माताओं का अधिकार था घर में, लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ चला गया और हमारा देश पुरुष प्रधान संस्कृति बन गया। इतिहास इसके लिए गवाह है, इतिहास इसके लिए गवाह है। जिजाऊ माता शिवबा को किस तरह से प्रशिक्षण दिया, सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, इन महाक्रांतिकारी महामाताओं ने इस उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। सावित्रीबाई फुले को तो हम भूल भी नहीं सकते कि उन्हीं की बदौलत आज नारी कहां से कहां पहुंच गई। भारत में शिक्षा के अधिकार जिनकी वजह से मिले हैं, शिक्षा का उद्देश्य वही है कि हम सही गलत का फैसला कर सके। और इसीलिए कि आज की स्थिति में केवल यह सोचना है कि मैं अपने, खास करके महिलाओं ने, पुरुष ने तो करना ही चाहिए,
पुरुष नृत्य करना मैं अपनी बेटी को वो आजादी दूंगी कि जो मुझे नहीं मिली। मैं अपनी बहन के साथ उस तरह से बर्ताव करूंगा जिस तरह ने पापा या माँ ने मेरे साथ किए थे, मतलब जो प्यार किया था वही। या आने वाली बहू के साथ भी मैं उसी तरह से व्यवहार करूंगी कि वो मेरी बेटी जैसी। अगर नारी नारी की उन्नति में काम हाथ बटाएंगी तो ढेर सारी लोग कहते हैं कि समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसा कभी कहा जाता है कि इस व्यक्ति की वजह से, इस पुरुष की वजह से घर विभक्त हो गया है, नहीं कहा जाता। होगा तो भी इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, हर बात नारी के माथे मारी जाती कि भाई इसकी वजह से इस घर में इस तरह से हो रहा है। एक जगह हम वेबिनार ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नारी उम्मीद की किरण, और दूसरी ओर इस तरह के उदाहरण हम देखते हैं गांव घर में, हर घर में ये बात चल रही है। तो क्यों ना हम इसमें किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं? अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो एक कदम आगे बढ़ेंगे। पढ़े लिखने का अर्थ ये है कि सही रास्ता चुनना है। अब यहाँ पर मैडम ने कनाडा से ज्वाइन मीटिंग की है, मुझे पता नहीं वहां पर सुबह के कितने बजे, और मैं पहली लाइन से, मतलब कार्यक्रम के शुरू से ज्वाइन हो गया हूँ, और मैडम उतनी उत्साह के साथ वहां पर बैठी, सबको सुन रहे हैं। मैडम ने अपना भाषण भी बहुत बढ़िया किया उतने उत्साह के साथ। मैं बहुत चौंक गया हूँ कि कितना उत्साह है। इतना बड़ा संघर्ष करके मैडम इस मुकाम तक पहुंच गए, किताब प्रकाशित हो गई है। फिलहाल हम लोग तो बहुत अच्छी तरह से है, कोई उतनी मुसीबत नहीं आई। कितनी किताबें प्रकाशित की, कितना संघर्ष हम लोगों ने किया, ये हम ही जानते हैं। तो क्यों ना हम लोग भी कुछ नया करने का काम करें। मैडम से हम ये चाहते हैं कि मैम आप जब हम लोग नेक्स्ट सेमिनार लेंगे तो हम आपसे पुनः एक मीटिंग के लिए उपस्थित रहने का अनुरोध करते हैं कि कुछ दुबई से हमारे मित्र हैं, आप वहां से रहेंगे, आपके कुछ साथी भी है, शायद मुझे किसी ने बताया कैलिफोर्निया से भी कुछ आपके, तो उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। तो करीबन हम एक दिन की कार्यशाला का आयोजन भी करेंगे जिसमें आप भी रहेंगी प्रमुख अतिथि के रूप में। तो आप सभी को, आप मेरे सभी साथियों को, हिंदी के सभी अध्यापकों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और विशेष रूप से मैडम को ढेर सारे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना अनमोल समय हमारे लिए आपने निकाला मैम, कि इसके लिए महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ माध्यमिक हिंदी अध्यापक संघ आपके प्रति आभार अर्पित करता है, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। नारी की जिंदगी में सर यही है, संकल्प, संघर्ष और सफलता, और हर नारी अपने जीवन में संघर्ष करके ही इस मुकाम तक पहुंची है। जो जहाँ पहुंचती है अगर सफलता के मार्ग में, तो उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष रहता है सर आज के समाज में, ये मैं मानती हूँ। और अंत में मैं अपनी दो पंक्तियों के द्वारा आभार का कार्य मैडम को सौंपने जाऊंगी। मेरी ये पंक्तियां है माँ के ऊपर, क्योंकि माँ के बिना तो जीवन ही हमारा अधूरा है। माँ छोड़े वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है, माँ छोड़े वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। काशी ये काबा है चारों धाम है, काशी ये काबा है चारों धाम है। मेरी माँ चूल्हा चौकी और हाथ का छाला है, मेरी माँ चूल्हा चौकी और हाथ का छाला है। जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है, जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। और इसके साथ ही मैं आभार का कार्य मैडम को, मध्य मैडम हमारे सामने आ गए हैं। मैडम आप आभार व्यक्त कीजिए अंश की पटाव पे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सुन्नी मैडम। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, हौसलों से उड़ान होती है पंखों से नहीं। आदरणीय फिरोजा मैडम जी, आपके अनुभवों से महाराष्ट्र राज्य हिंदी प्रेमी और अन्य जो लोग जुड़े हैं सबके तार तार हिल गए। सचमुच अत्यंत प्रेरणादायी सशक्त शब्दों के साथ आपने हमारे मार्ग को प्रशस्त किया है। महोदया, हम आपके अत्यंत आभारी हैं। 7 समुंदर पार से आप जुड़ी, मोबाइल को हम धन्यवाद देते हैं, इंटरनेट को धन्यवाद देते हैं, उनके हम आभारी हैं। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष
आदरणीय डॉक्टर मिलिंद जी कांबळे। नमस्ते साहब। जिस उद्देश्य से संघ की स्थापना की, पूरे महाराष्ट्र के हिंदी प्रेमियों को आपने एक सूत्र में बांधने में जो कामयाबी हासिल की और एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं कामयाबी के, इसके लिए बहुत सी शुभकामनाएं हैं। हम आपके आभारी हैं। बहुत सुंदर आपका ये जो प्रयोजन था, आपका जो एक लक्ष्य था, आपका जो उद्देश्य था, वो सफलता के मार्ग पर है। संयोजक साहब, जिला अध्यक्ष चंद्रपुर के प्राध्यापक सुशील जी बाठिया साहब और आपकी कार्यकारिणी, हम आपके आभारी हैं। राज्य सचिव प्राध्यापक रेवणनाथ जी कर्डिले साहब, हम आपके आभारी हैं। राज्य अध्यक्ष खूबसूरत प्राध्यापक जी सुंदर जी लोढ़े साहब, हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद धन्यवाद जी। मैडम जी, धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विनोद जी डोमकावले साहब जी व आपकी समस्त कार्यकारिणी, हम आपके आभारी हैं। जिला अध्यक्ष नागपुर से प्राध्यापक जावेद शेख साहब जी, जो कार्यक्रम के पहले धागे से तो आखिरी धागे तक ताना बाना बुनते हुए उसमें जान डाल देते हैं, पूरा रूप बना देते हैं, हम आपके आभारी हैं। वर्धा जिलाध्यक्ष प्राध्यापिका सुरेखा जी दुबे व समस्त कार्यकारिणी, ओजस्वी वक्ता, हम आपके आभारी हैं। सुरेखा जी नमस्ते। गोंदिया जिलाध्यक्ष दर्शना जी बोरकर, कवियत्री जी व आपकी कार्यकारिणी, हम आपके आभारी हैं। नीता जी तंगड़पल्लीवार, प्राध्यापिका सुनीजी सिंह, ऐसे ही कार्यक्रमों में जोश उत्साह भरते रहिए, हम आपके आभारी हैं। समस्त हिंदी प्रेमी श्रोतागण, सोमा सिन्हा जी, आदरणीय फिरोजा मैडम जी के मम्मी पापा जी, प्रिंसिपल साहब जो जुड़े हैं, हम आप सभी के आभारी हैं। माफी चाहूंगी अगर नाम छूट गया हो, किसी का नाम आगे पीछे हो गया हो, किसी का पद कम ज्यादा हो गया हो, तो माफी चाहती हूँ। और बहुत ही एक अच्छे मंगल कामना के साथ कि अगर दुनिया में आप हम सभी महाराष्ट्र राज्य हिंदी संघ से जुड़े रहेंगे तो कामयाबी के सफर यूं ही जारी रहेंगे। सदैव याद रहेंगे आपके साथ बीते ये अद्भुत पल। इसी हाजिरी के लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे, हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। ऐसे ही बूंद बूंद से फिरोजा जी, ऐसे ही बूंद बूंद से खुशियों का सागर भरते रहेंगे, दिल से एक दूसरे को याद करते रहेंगे और सदैव सभी खुश रहे, सब अच्छे रहे, उन्नति के पथ पर रहे। मेरी बहुत सी सहेलियां इसमें जुड़ी हैं, वासवानी मैडम जी हैं, पटले सर जी हैं, लुधियाना सर जी हैं, खैरवार सर जी हैं, लमदड़े मैडम जी हैं, अनीता मैडम जी हैं, और भी बहुत से लोग हैं। सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, सभी की मैं आभारी हूँ। चंद्रपुर कार्यकारिणी की ओर से मुझे आभार प्रदर्शन का एक छोटा सा काम दिया, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद। आभार प्रदर्शन के लिए मैं मध्यवार मैडम की बहुत बहुत आभारी हूँ। और जी इनबॉक्स मैसेज में आप लिंक शेयर की गई है, इस लिंक पर जाकर आप फीडबैक फॉर्म भरिए तो आपको ई प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त होगा। जिसने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है वह कृपया भर ले। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद मैडम फिरोजा मैडम, बहुत बहुत थैंक यू समय देने के लिए। मॉर्निंग में सवेरे सवेरे धन्यवाद सुनी मैडम, धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। बाय मैडम, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। समाप्ति की घोषणा कर दीजिए। धन्यवाद मिलिंद।